हेलो नमस्कार, मैं परनीत कौर स्वागत करती हूँ आपका अभिनय मैथ ऐप में। तो स्टूडेंट्स, कल हमने क्या किया था? कल हमने नाउन किया था, जिसमें हमने नाउन के बेसिक इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर ली थी। आज हमारी नाउन की सेकंड क्लास होगी, जिसमें हम और इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे नाउन से रिलेटेड। ठीक है, तो नाउन हम कोशिश करेंगे कि आज या कल में हमारा नाउन कंप्लीट हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर्स पे भी मूव करें। मगर स्टूडेंट्स, चैप्टर्स कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि आपने बस वीडियो देखी और कंप्लीट कर ली और आपको लगा कि मेरा मेंस का सिलेबस तो हो गया। ऐसे नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक से पढ़िए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, उस टाइप के क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं, जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको वो एग्जाम में दिखेंगे नहीं, वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स कि आप जो भी पढ़ते हैं मुझसे, आप उसको ज़रूर एक बार कोशिश कीजिए कि आप उसको एक बार रीड कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, या फिर आप उसको प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है, तो ये एक एडवाइस है आपके लिए, रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने नाउन का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, नंबर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ओवरऑल नाउन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो वो है नाउन का नंबर्स। ठीक है, जिसमें हम सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में डिस्कशन करते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उसका एक टॉपिक रह गया, मैंने आपको पढ़ाया था अनकाउंटेबल नाउन की। कुछ नाउन अनकाउंटेबल होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो जिन काउंट नंबर्स को, जिन नाउन को, जिन चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते, आप अनकाउंटेबल रखते हैं। तो अनकाउंटेबल को आप हमेशा सिंगुलर कंसिडर करते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो ऐसे नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, मगर आपको उनको काउंट करना हो इन अलग सेंस में। ठीक है, आपको इसमें पीसेस के सेंस में बताना हो। जैसे ब्रेड है, आप ब्रेड को काउंट नहीं कर सकते, मगर ब्रेड को अगर आपको काउंट करना हो स्लाइस के सेंस में, आप उसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके सामने कौन से फ्रेजेस हम लगाते हैं वो हम देखेंगे। जैसे अकोमोडेशन मैंने आपको बताया था अनकाउंटेबल है, तो हम लिखेंगे अ प्लेस टू लिव। ठीक है, बैगेज मैंने आपको बताया था बैगेज या लगेज, तो उसके लिए हम कह सकते हैं अ पीस या आइटम ऑफ बैगेज। ब्रेड जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, मगर उसे आप काउंट करेंगे तो इस सेंस में करेंगे, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड। ओके, मनी इज ऑल्सो अनकाउंटेबल when but when I need to count it in other sense, in the sense of notes और करेंसी, कॉइन, इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। पोइट्री, ठीक है, पोइट्री क्या है? एक तरह से आपकी जो फीलिंग्स है, जिसको आप कविता में लिखते हैं, तो पोइट्री वो है। मगर जब आप उसको काउंट करोगे कि कितनी कविताएं लिखी हैं, तब आप पोएम लिखोगे। ठीक है, तो पोइट्री एक तरह से साहित्य है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, मगर आपने जो पूरी ओवरऑल फीलिंग्स लिखी है उसका एक स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे पोएम, और आप उससे काउंट करेंगे। तो अगर आपके पास आर्टिकल आता है वहाँ पे और वहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो आप पोएम लिखेंगे, ना कि पोइट्री। एक टाइम में बहुत बहुत बार आता था ये वाला क्वेश्चन, तो हो सकता है टीसीएस उसे रिपीट भी कर दे, क्योंकि अगर मैं प्री का ट्रेंड देखूँ तो प्री के सारे प्रीवियस ईयर रिपीट हुए हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, बट आई कैन से अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अ पीस ऑफ न्यूज़, अ पीस ऑफ वर्क और पीस ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो अगर वो इन तरह से फ्रेजेस से काउंटेबल है तो ठीक है, अगर उसके सामने एस लगा दिया गया है तो वो सारे गलत होंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं इस बात पे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अनकाउंटेबल नाउन को, एग्जैक्टली अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है फटाफट देखते हैं। देखो, फूड और ड्रिंक्स, सारे फूड और ड्रिंक्स जैसे वाटर, बटर, पास्ता, शुगर, जो भी फूड एंड ड्रिंक्स हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। थिंकिंग एंड फीलिंग्स, जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लाइक लव, फ्रीडम, हेल्प, ह्यूमर, तो ये जो भी फीलिंग्स है या थिंकिंग है वो सारे अनकाउंटेबल होते हैं। फ्री टाइम जो होता है आपका, जैसे आप फ्री टाइम, ट्रैवल, जूडो, योगा, एंटरटेनमेंट, ट्रैफिक, तो जो फ्री टाइम की चीज़ें होती हैं वो भी अनकाउंटेबल होती हैं। प्लस एवरीडे थिंग जैसे पेपर। ठीक है, पेपर आपका एवरीडे थिंग है। ऑयल है, इक्विपमेंट है, सनशाइन है, इक्विपमेंट आपका अनकाउंटेबल होता है। इसमें एस मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं। आप इसकी बहुत अच्छी खासी लंबी लिस्ट बना सकते हैं इफ़ यू वांट। कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, कौन सी काउंटेबल, अनकाउंटेबल, उनकी पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज या कल पे। तो वो पीडीएफ आप ले लीजिएगा और उसमें एक बार देख लीजिएगा। तो इसकी भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो मुझे याद रहेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंगुलर एंड प्लूरल देखो, कुछ ऐसे नाउन हैं
जो वो अपनी स्पेलिंग के साथ फिक्स होते हैं, मीन्स उनके पास एक अलग ही, आप बोल सकते हैं उनके पास अपना अलग ही राइट है, मीन्स उनको अलग ही प्रिविलेज मिला हुआ है कि वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनकी उनकी स्पेलिंग में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो स्टाफ जो है स्टाफ ही रहेगा, ठीक है। क्वार्टर्स क्वार्टर्स ही रहता है, मीन्स, क्रॉस रोड, सीरीज, या फिर शीप, डियर, ठीक है। और सैल्मन, फिश, ये सारे जो होते हैं ये हमेशा, ये इनकी स्पेलिंग में कोई भी चेंज नहीं होता। आप स्टाफ्स नहीं करते, आप एक स्टाफ की बात करें या 10 स्टाफ की बात करें, आप वहाँ पे स्टाफ ही लिखेंगे, ठीक है। आप क्वार्टर्स की बात करें तो क्वार्टर्स हमेशा से उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो वहाँ पे क्या लिखा है, मगर उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, बट कि वहाँ पे आगे जो वर्ब आएगा कि वो सिंगुलर होगा या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा, बट इसकी स्पेलिंग में आप कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। मीन्स, क्रॉस रोड्स, तो ये मैंने आपको एक स्टोरी दे दी है, ये आपको एक तरीका कि आप उसको किस तरह से लर्न कर सकते हैं, तो आप इस तरह से उसको रन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम अपने स्टाफ के साथ जिम कॉर्बेट गए, पहले हमने मीन्स आप एक स्टोरी बना सकते हैं, क्योंकि रटते नहीं है ये वर्ड्स, तो आपको स्टोरी याद रहेगी तो उसके वर्ड्स भी याद रहेंगे, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल, क्योंकि पूरे नाउन चैप्टर में यहीं आप घूमते हैं, सिंगुलर है क्या प्लूरल है और क्या अनकाउंटेबल है, और इसी पूरे 3 टॉपिक में ही आप रिवॉल्व करेंगे पूरे नाउन के चैप्टर में। तो इसलिए मैंने जो आपके एक्सेप्शंस हैं, मीन जो सिंगुलर ही होते हैं, जो प्लूरल ही होते हैं, जो अनकाउंटेबल होते हैं, उसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगी और आप इसी तरह से एक स्टोरी बना के उसको करेंगे, ठीक है। पेयर नाउन, देखो पेयर नाउन क्या कहते हैं, ऐसे नाउन जो पेयर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राउज़र, ठीक है। तो ट्राउज़र क्या है, एक पेयर है, मीन्स वो दोनों पैरों की एक आपकी पैंट है जिसमें दोनों पैरों का दोनों पेयर्स का होता है, ठीक है। तो पेयर नाउन जैसे कि ट्राउजर्स, जीन्स, सिजर्स, तो सिजर्स सिंगल नहीं आती, उनको 2 को ज्वाइन किया जाता है तब वो पेयर बनता है, ठीक है। तो सिजर्स, बाइनोकुलर्स, गॉगल्स, लेगिंग्स, स्केल्स, ये सारे आपके पेयर नाउन है, बट कौन से टाइप ऑफ पेयर नाउन है, जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ठीक है, मीन्स ये जॉइंट रहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है कि जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं और आपके पेयर नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है। विथ सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स, आपके एक सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि सैंडल। अब सैंडल अगर सिंगल पैर का सिंगल शू है, अगर आपका सिंगल पेयर ऑफ शू है, पेयर भी नहीं बोलूँगी, ठीक है, सिंगल पैर का अगर आपका शू है या सैंडल है, वो आपका सिंगल फुट का शू है, वो आपका क्या होगा, वेस्ट होगा, मीन्स उसका यूज़ नहीं है जब तक वो दोनों पैरों का नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए वो सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स जो होते हैं वो पेयर में आते हैं, वो उनका पेयर में ही यूज़ होता है। तो चाहे सैंडल्स हो, बूट्स हो, ग्लव्स, मिटन, सॉक्स, स्टॉकिंग्स, ये सारे क्या होते हैं, पेयर नाउन होते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री, जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एक सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। चलो, तो आपके जो पेयर नाउन्स होते हैं वो प्लूरल होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि जीन्स, वेयर आर माई जीन्स, तो ये क्या है, जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री है, पेयर, जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नाउन है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। सॉरी, ये जुड़े हुए हैं, मगर ये इसको आप हमेशा प्लूरल कंसिडर करते हैं, तो जीन्स के लिए आपका जो वर्ब आएगा वो आर आएगा, ठीक है। ग्लासेस, आपके जो ग्लासेस होते हैं वो भी आपके पेयर में हैं, एक इधर और एक उधर, सो शी हैज़ लॉस्ट हर ग्लासेस, ठीक है। तो शी हैज़, ही के लिए आया है, लॉस्ट हर ग्लासेस। सीजर्स, दीज सीजर्स डोंट कट वेल, तो क्या आएगा, दीज, ना कि दिस। तो इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में पेयर नाउन से क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे भी, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके जो पेयर नाउन होते हैं वो प्लूरल होते हैं, ठीक है। बट अगर आपको पेयर नाउन को काउंट करना हो कि कितने पेयर्स हैं इसके, तब आप इस तरह से वहाँ पे पेयर लिखते हो, अ पेयर या फिर 2 पेयर्स या 5 पेयर्स, मीन्स अब आपको काउंट करना हो। वैसे वो अपने आप में प्लूरल है, मगर आपको उनको काउंट करना हो कि कितने पेयर्स हैं, देन यू विल राइट अ पेयर ऑफ 2 पेयर्स। आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स, मैंने एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदी है, ठीक है। आई हैव बॉट 2 पेयर्स ऑफ जीन्स, तो मैंने 2 जीन्स खरीदी है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू आइज, अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू आइज, तो हमारी आइज भी जो हैं वो पेयर में हैं, तो हम लिखेंगे अ पेयर ऑफ शूज, सॉक्स और ग्लव्स। तो वहाँ पे जब आपको उनको काउंट करना होगा, ठीक है, देन यू विल यूज अ फ्रेज पेयर, ठीक है। इस पे ध्यान रखना होगा, और उसके अकॉर्डिंग ये क्या आएगा, यहाँ पे वर्ब जो आएगा हैज़, इज, ठीक है, वॉज, जो भी होगा
वो क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। अगर वहाँ पे कोई भी फ्रेज नहीं है, अ पेयर नहीं है, तब आप उसको प्लूरल कंसिडर करेंगे। बट अगर वहाँ पे अ पेयर है, ठीक है, तो आप उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे। अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू आई। अंडरस्टूड? माई ग्लासेस आर गेटिंग ओल्ड एंड आई प्रोबेबली नीड अ न्यू पेयर। ठीक है, माई ग्लासेस, तो ग्लासेस के अकॉर्डिंग क्या आया, आर गेटिंग ओल्ड। ठीक है, एंड प्रोबेबली आई नीड अ न्यू पेयर, और मुझे एक न्यू पेयर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब पेयर की बात हो रही है तो यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा, मगर अगर ये बिना पेयर के आएंगे तो वो प्लूरल कंसिडर किए जाएंगे। इस पर ध्यान रखना, इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, और एग्जाम में आ जाएंगे तो फिर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, दैट इज़ नाउन की केसेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें से देखना है कि नाउन के केसेस डिस्कस करेंगे। अगर बेसिकली हम डिस्कस करें तो नाउन के 5 केसेस हैं, दैट इज़ नॉमिनेटिव केस, अकॉस्टिव केस, डेटिव, वोकेटिव एंड जेनेटिव केस। ठीक है, एक एक केस को डिस्कस करेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक उसमें इंपॉर्टेंट है उसमें हम डिस्कशन करेंगे। सो नॉमिनेटिव केस, व्हाट इज दैट दस मीन, नॉमिनेटिव केस मीन्स जब आपका नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट की तरह। ठीक है, जब आपका नाउन फंक्शन करता है सब्जेक्ट, मीन्स जब आपका नाउन सब्जेक्ट की जगह लिखा होता है, वो सब्जेक्ट फंक्शन करता है, देन दैट इज नोन एज नॉमिनेटिव केस। ठीक है, मीन्स नाउन का रोल वहाँ पे सब्जेक्ट की तरह है। जब नाउन का रोल, ठीक है, दीज दो, ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, मीन्स जब नाउन आपका, जहाँ पे नाउन प्रेजेंट है आपके सेंटेंस में, वो वहाँ पे किस प्लेस में है, वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेस में है, तो वहाँ पे उन ऑब्जेक्ट के उन केसेस को कहा जाता है अकॉस्टिव और डेटिव। अब अकॉस्टिव सेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अकॉस्टिव केस सेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डेटिव केसेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। मीन्स नाउन को आप कई जगह रख सकते हैं, सब्जेक्ट की प्लेस में रख सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह रख सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी रख सकते हैं। अभी एग्जाम्पल देखेंगे। वोकेटिव केस, ठीक है, वोकेटिव केस इज कि आपका जब भी आप किसी से यू करके बात करें, मीन्स हर चीज़ का वहाँ पे यू होगा, तो वोकेटिव सेज यू। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जेनेटिव केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट सेज अबाउट पॉजेसिव। ठीक है, जब नाउन के पोजीशन बताने हो हमें, और अलग अलग तरीके से पोजीशन बताया जाते हैं, तो वो जेनेटिव केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है फिलहाल हम वही डिस्कस करेंगे। एंड मुझे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बेसिक आती हुई होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला मोना इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो मोना यहाँ पे क्या है, किसी पर्सन का नाम है, तो यहाँ पे मोना का क्या रोल है, सब्जेक्ट। राइट, अब मोना का फंक्शन यहाँ पे क्या है, मोना किस किस क्या रोल प्ले कर रही है, सब्जेक्ट का। आई कॉल्ड, ये बात हो गई, तो यहाँ पे ये कौन सा केस है, नॉमिनेटिव। सी आपको ये टर्मिनोलॉजीज पे भी थोड़ा ध्यान रखना है, बिकॉज जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको जब क्लियर नहीं होता तो बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। तो आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो वहाँ पे नॉमिनेटिव केस लिखा होगा और आपको नॉमिनेटिव केस पता ही नहीं होगा, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन सिंपल सेज कि नाउन वहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट का। ठीक है, आई कॉल्ड, मैंने कॉल किया, किसको, आई कॉल्ड। आप अपने ऑब्जेक्ट से पूछोगे क्या या किसे, और आंसर आपके वर्ब के राइट साइड में आता है, तो दैट इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है मोना, दैट इज दिस इज अ डेट, दिस इज अ एक्ॉस्टिव केस। ठीक है, आई बॉट अ बैग, ठीक है, आई बॉट, क्या लिया मैंने, बैग लिया, किसके लिए लिया, तो यहाँ पे बैग क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब किसके लिए लिया है, मोना के लिए लिया है, तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है।
देखो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये आपको नॉलेज होगी। जिस जो एक्शन, जो वर्ब है, जो भी एक्शन डायरेक्टली जो रिस्पॉन्सिबल है उस वर्ब या एक्शन के लिए, तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है वो काम होने के लिए, जैसे मैंने बॉट, मैंने परचेज किया, क्या या किसे पूछूंगी क्या परचेज किया, तो बैग, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मोना के लिए परचेज किया है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए आगे। तो यहाँ पे बैग इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मोना इज प्लेइंग अ रोल ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोना कम हियर। ठीक है, इफ आई से मोना कम हियर, तो इसको मैं वोकेटिव केस में यहाँ पे यू लिख सकती हूँ कि यू कम हियर। ओके, नेक्स्ट, मोनास न्यू बैग इज ऑफ लिमिटेड एडिशन। तो मोना का न्यू बैग, ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? मोना के न्यू बैग की। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? मोना का पोजीशन, किस चीज का? बैग का। तो जब हम नाउन के पोजीशन बताते हैं, दैट इज जेनेटिव केस। एक सेकेंड, ठीक है। तो मोनास न्यू बैग इज ऑफ लिमिटेड एडिशन, ये बात क्लियर हो गई आपको? देयर इज नो ऑडियो, ओके, इट्स वर्किंग नाउ। चलो ठीक है, चलिए ठीक है। तो नाउन के केसेस आपको समझ में आ गए हैं। नॉमिनेटिव केस, इट सेज अबाउट द सब्जेक्ट। अकॉस्टिव केस, इट सेज व्हेन नाउन प्लेस अ रोल ऑफ व्हाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डेटिव सेज व्हेन अ नाउन प्लेस अ रोल ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वोकेटिव इज यू एंड जेनेटिव केस सेज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन। अंडरस्टूड? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपना आगे का सेशन। तो हम कुछ स्पेसिफिक केसेस पढ़ेंगे और उसके बाद भी हम अभी हम पढ़ेंगे नाउन के सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव आपको पता है। सब्जेक्टिव मीन्स, सब्जेक्टिव कौन सा केस होता है? नॉमिनेटिव। और ऑब्जेक्टिव कौन से केसेस हैं? डेटिव एंड अकॉस्टिव। क्लियर? थैंक यू सो मच सुभाशीष। टेक्निकल टीम को आपने थैंक यू बोला, थोड़ा सा इशू था, बट हाँ अभी दे आर वर्किंग वेरी हार्ड की चीज़ें आपको प्रॉब्लम ना होए, जो भी इश्यूज हो रहे हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाए और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो कि आपकी क्लासेस आपको सही टाइम से मिल जाए। ठीक है, और जो भी इनकन्वीनियंस है उसके लिए आई एम सॉरी, बट हाँ उसके लिए चीज़ें वर्क करने की कोशिश की जा रही है, कुछ भी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो कुछ स्पेसिफिक केसेस देखते हैं। सी लेट, ठीक है, मैंने आपको कॉजेटिव वर्ब में पढ़ाया था, अभी हम वर्ब पढ़ेंगे तब भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉजेटिव वर्ब में लेट मीन्स दैट अलाउ समबडी टू डू, परमिशन देना एक तरह से। तो लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव का मैं एक बार बता देती हूँ, जैसे आई, ये तो आपको पता ही होगा, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी। ठीक है, तो आपके जो नाउन है अगर उनकी जगह प्रोनाउन आ रहे हैं, ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है। आई का मी, शी, हर। ठीक है, इट का इट ही होता है, ही, हिम, ये आपको आते होंगे, दे, देम। ठीक है, वी, अस, यू का यू ही होता है। ठीक है, ये आपको लिस्ट आपको पता होगी, मैं एक बार फिर से आपको बता दिए। तो लेट के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं। तो लेट के बाद आपका जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसके बाद आप हमेशा उन्हें ऑब्जेक्ट में रखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। तो लेट के बाद मीना आई, तो मीना क्यों है, क्या है? एक नाउन है और ये पर्सन है, तो ठीक है, मगर यहाँ पे आई आया तो यहाँ पे मैंने आपको कहा जब भी आप वहाँ पे उसमें ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। तो लेट के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, कि लेट के बाद याद रखेंगे कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केसेस ही होते हैं। तो लेट मीना एंड मी लिव आवर ड्रीम। ठीक है, let we work hard, so let is always followed by objectives, so let us work hard. Okay, clear? तो ये बात क्लियर है, आपने पढ़ी होगी, थोड़ा ज़्यादा इसमें डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, आप लोग काफ़ी मतलब आप पढ़ चुके हैं काफ़ी स्टूडेंट्स। तो लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है,
प्रीपोजिशन के बाद आपका जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अबाउट ही, हिम, शी, हर, अब आपको डिसीजन लेना है। अबाउट इज अ प्रीपोजिशन, अगेंस्ट इज अ प्रीपोजिशन, एंड उसके बाद आप हमेशा ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो लेट ही या हिम, अब लेट ही या हिम में से डिसीजन लेना है तो ऑफ कोर्स हिम, लेट शी या हर, अब इन दोनों में डिसीजन लेना है तो हर। अबाउट हिम, अबाउट हर, ठीक है। तो शी गलत होगा, ही गलत होगा, सब्जेक्टिव केस में है और हमें इन्हें ऑब्जेक्टिव केस में रखना है, ठीक है। चलो, अगेंस्ट मी, अगर अगेंस्ट यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे ये होता अगेंस्ट मी। और एग्जाम में आपके एरर्स के क्वेश्चंस में, मेंस के जो एरर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, बट माइन्यूट से एरर्स होते हैं। हमें डर इतना लगता है कि पता नहीं क्या हाई लेवल आएगा, बट ये माइन्यूट से चीज़ें पूछी जाती है जिसमें आपको फोकस कर रहना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो प्रीपोजिशन इज ऑल्सो फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट, इट इज़ या इट वॉज, जब आप फॉर एग्जाम्पल कोई दरवाजे पे है, कोई नॉक कर रहा है, तो मैं पूछूंगी हु इज़ इट, ठीक है। तो आप कहेंगे इट इज़ आई और इट इज़ मी। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, इट इज़ मी, मगर बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं, बट अदरवाइज बट वो गलत है। हम कहेंगे इट इज़ आई। इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय पर्सन और सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो इट इज़ या इट वॉज इज ऑलवेज फॉलोड बाय पर्सन और सब्जेक्टिव, तो इसका ध्यान रखना, एग्जाम में आते हैं। तो इट इज़ आई, अगर यहाँ पे मी होता तो ये गलत होता, इट वॉज मी, आई, वी या अस। इट वॉज आई, इट वॉज वी, नॉट अस। ये बहुत स्पेसिफिक केसेस हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट इज आई और इट इज वी, सॉरी इट इज या इट वॉज, वी ऑलवेज सेज पर्सन और सब्जेक्टिव मीन्स देयर विल बी आई और इट विल बी वी, नॉट अस। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इफ सब्जेक्ट वर हैड बीन इज ऑलवेज फॉलोड बाय पर्सन और नॉमिनेटिव केस, ठीक है। इफ आई वर यू, तो हम ये जब सब्जंक्टिव्स में या फिर हम कंडीशनल्स की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि अगर मैं तुम होता या तुम मैं होते, तो ये जो है हमारे पास्ट सब्जंक्टिव्स हैं, हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो पास्ट सब्जंक्टिव की जब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा होता, अगर मैं ऐसा होता या तुम ऐसे होते, तो इफ़ आई वर या इफ़ आई या हैड बीन यू, इस तरह से आएगा। तो उसके बाद आपका हमेशा जो होगा क्या होगा, सब्जेक्टिव, ठीक है। यू है, यू का सब्जेक्टिव यू ही होगा, तो वहाँ पे यू ही रहेगा। इफ़ आई वर, अगर यहाँ पे होता हर या फिर शी या फिर हिम या फिर ही, ठीक है। तो इफ़ आई वर हर या शी, अगर इन दोनों में डिसीजन लेना होगा, इफ़ आई वर, अगर मैं ये होता, सब्जेक्टिव्स की बात चल रही है, अगर मैं ये होता तो आप क्या लिखते, इफ़ आई वर शी, इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय सब्जेक्टिव। इफ़ आई वर ही, नॉट हिम, ठीक है। सो अगर हम कंडीशनल्स की बात करेंगे सब्जेक्टिव्स की, ऐसी सिचुएशन कि अगर मैं होता, पास्ट में होता मगर मैं हूँ नहीं, सब्जेक्टिव्स में आपको पढ़ाऊंगी, उसमें ये कहा जाता है कि पास्ट के अनकंडीशनल चीज़ें जो कभी हो ही नहीं सकती थी, ठीक है। मैं तुम नहीं हो सकते थे कभी भी, तुम मैं नहीं हो सकते थे कभी भी। तो ऐसी अनकंडीशनल चीज़ों की हम बात, ऐसी चीज़ों की बात करें जो कभी, इमेजिनरी चीज़ों की हम बात करें जो कभी हो ही नहीं सकती थी, और इसके साथ ऐसा आए तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और इसके साथ आप पर्सन लिखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं लिखते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। ये केसेस मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही हूँ, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जब प्रिपोजिशन का काम करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ जब प्रिपोजिशन का काम करता है, इट्स ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। बिकॉज ऑफ क्या होगा, हिम, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ ही, बिकॉज ऑफ शी, बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज ऑफ दे या बिकॉज ऑफ देम, ठीक है। सारे लिख दिए मैंने। अब आपको देखना है कि बिकॉज ऑफ बिकॉज, इससे सिंपल से समझ लेना कि यहाँ पे प्रिपोजिशन है, रटना नहीं पड़ेगा कि प्रिपोजिशन के बाद इट्स ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव, नाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव। सो हिम, नॉट ही, ठीक है, नॉट शी, हर, इट इज ऑलवेज, इट का ऑब्जेक्टिव इट ही होता है, दे और देम में देम, बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हर। क्लियर।
ओके, नेक्स्ट, बिकॉज जब यहाँ पे कंजंक्शन का काम करता है, मीन्स व्हेन इट प्लेस अ रोल ऑफ कंजंक्शन इन व्हेन इट इज ज्वाइनिंग टू क्लॉजेस, जब दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, बिकॉज जब आपको रीजन बताता है और वहाँ पे दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, देन इट इज ऑलवेज फॉलोड अ सब, मीन्स जब वो क्लॉज स्टार्ट करे, आपको समझना भी, समझने वाली बात है, रटा नहीं रही, कि बिकॉज यहाँ पे दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है। और क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस का अपना ही एक सब्जेक्ट होता है और अपना ही एक क्या होता है? वर्ब होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो बिकॉज जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है और दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, तो जब सेंटेंस को ज्वाइन करेगा तो वहाँ पे सब्जेक्ट होगा और उसके बाद वर्ब होगा। अंडरस्टूड? सो आई स्कोर्ड गुड मार्क्स बिकॉज ही टॉट मी, कि मैं गुड मार्क्स स्कोर किया क्योंकि उसने मुझे पढ़ाया था। बिकॉज हर टॉट मी या हिम टॉट मी गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट केसेस विच कम्स इन योर एग्जाम, तो इस पर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करने हैं, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली बात? आगे देखें, चलिए, इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है। तो बट जो है आपका, बट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर देखते हैं बट जो होता है कहाँ कहाँ किस तरह से फंक्शन करता है और उसके अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल्स है, देख लेते हैं। देखो, जब दो नाउन को बट ज्वाइन करता है, ठीक है, जब दो नाउन को बट ज्वाइन करता है, फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी बट हिम या ही केम टू अटेंड द इनॉग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे जब दो नाउन को ज्वाइन कर रहा है, बट यहाँ पे वो कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है या फिर प्रिपोजिशन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बट से आपको ज्वाइन किया जा रहा है, बट यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है? एवरीबडी बट हिम केम। सो यहाँ पे बट जो है प्रिपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। एवरीबडी बट हिम केम, तो बट इज अ प्रिपोजिशन ओवर ईयर, यहाँ पे वो दो क्लॉजेस को ज्वाइंट नहीं कर रहा। इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस बट क्या है? आपका प्रिपोजिशन का काम कर रहा है और उसके बाद आपका जो नाउन होगा वो कौन से केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये नाउन आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपका आगे वर्ब आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब बट से दो आपको लगे कि दो नाउन जॉइंट हो रहे हैं मगर वहाँ पे बट प्रिपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है, इन दैट सेंस आगे आपका ऑब्जेक्टिव होगा, तो वो नाउन आपका ऑब्जेक्ट होगा और आपका वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। एवरीबडी बट हिम या फिर ही, तो बट इज अ प्रिपोजिशन ओवर हियर, तो प्रिपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ना कि सब्जेक्ट। एवरीबडी बट हिम केम टू अटेंड द इनॉग्रेशन, ठीक है। बट नाउन प्लस नाउन, ठीक है, जब आपके बट के साथ दो नाउन ऑलरेडी ज्वाइंट हो, बट नाउन बट हिम, ही, बट हिम या ही एवरीबडी केम, अगेन बट यहाँ पे क्या कम कर रहा है? यहाँ पे प्रिपोजिशन का, मीन्स यहाँ पे ये क्या नहीं कर रहा? यहाँ पे ये दो क्लॉजेस को ज्वाइंट नहीं कर रहा, यहाँ पे क्लॉजेस आपके लाइक सेम है, ठीक है। तो आपका सेम सेंटेंस है, यहाँ पे दो क्लॉजेस को जॉइंट नहीं किया गया है, तो यहाँ पे ये प्रिपोजिशन का फंक्शन कर रहा है, तो उसके बाद आपका जो बट के बाद आपका जो वर्ड होगा, मीन्स नाउन होगा, वो ऑब्जेक्टिव में होगा, तो ही यहाँ पे भी गलत होगा, आपको समझना होगा। बट हिम एवरीबडी केम, उसके अलावा सब आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका यहाँ पे ही जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और आगे वाला पीछे वाला आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा आगे। क्लियर? सी, बट नाउन वर्ब, बट नाउन वर्ब, एवरीबडी केम बट ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम, एवरीबडी केम, दो क्लॉजेस हैं, एवरीबडी केम, सब आए, ही डिड नॉट कम, ये नहीं आया, तो यहाँ पे दो क्लॉजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बट किसका फंक्शन कर रहा है? बट यहाँ पे फंक्शन कर रहा है कंजंक्शन का, मीन्स यहाँ पे ये दो
दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है। तो जब यहाँ पे ये कंजंक्शन का रोल प्ले करेगा, मीन्स दो क्लॉजेस को ज्वाइन करेगा, तो क्लॉजेस का अपना ही सब्जेक्ट होता है और अपना ही वर्ब होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बट आके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट देन नाउन देन वर्ब, ठीक है, सॉरी subject plus verb, but he did not come. Okay, next, noun, verb but noun, everybody came but him, सब आए मगर वो नहीं आया। अगेन दिस इज प्लेइंग अ रोल ऑफ प्रिपोजिशन, सो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्लियर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ही इज रिचर देन आई, ओके। कंपैरिजन हम नॉमिनेटिव में करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम करेंगे जेनेटिव केस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते रहते हैं। तो वो देखते हैं। जेनेटिव केस क्या बोलता है, पोजीशन की बात करता है, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पोजीशन, जब हम किसी के बोलते हैं का, की या फिर के, ठीक है, ये उसका है, ये उसकी है, या फिर ये उसके हैं, ये घर उसका, ये घर अमिताभ का है, ये गाड़ियाँ अमिताभ की हैं, ये जो भी है, का, के, की, मीन्स जब हम पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है, ये बुक मेरी है, तो ये बुक राहुल की है, तो ये सारे क्या है, पोजीशन की बात करें। जब आपको इंग्लिश में पोजीशन दिखानी हो तो आप नाउन की पोजीशन दिखाएंगे, ठीक है। तो नाउन की पोजीशन बताने के चार अपने अलग तरीके, ठीक है। एक है अपोस्ट्रोफी एस, एक एस अपोस्ट्रोफी, ऑफ, पैटर्न और कंपाउंड। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम पोजीशन की बात करते हैं, नाउन के पोजीशन की बात करते हैं, उसका बताने कि ये उसकी कार है, ये उसका घर है, ये उसकी जॉब है, ठीक है, ये उसके बच्चे हैं, तो जो भी चीज़ें होती हैं वो पोजीशन बताने के लिए वी यूज़ अपोस्ट्रोफी, सॉरी, जेनेटिव केस। अब सी, जब हमारे पास सिंगुलर होता है, जब नाउन आपका सिंगुलर होता है, ठीक है, तो आप क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस, इसे हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं, ठीक है। और जब आपका नाउन सिंगुलर होता है तब आप अपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं। जब आपका नाउन प्लूरल होता है तो आप सिर्फ, जब इसके साथ ऑलरेडी एस लगा होता है तो आप उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। ऑफ, पैटर्न ये भी डिस्कस करेंगे और कंपाउंड्स भी अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफी एस या एस अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं हम नाउन के पोजिशन बताने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये सिंगुलर के लिए होते हैं और ये प्लूरल के लिए। अंडरस्टूड। चलिए देखते हैं। गर्ल, गर्ल्स, ठीक है, यहाँ पे गर्ल है, सिंगुलर है, अगर मुझे इसकी पोजीशन बतानी होगी तो मैं क्या करूँगी, गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स ड्रेस, ये गर्ल की ड्रेस है, ठीक है। गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल है, अगर मुझे गर्ल्स प्लूरल के पोजीशन बतानी होगी तो व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाऊंगी सिर्फ, ठीक है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल होते हैं मगर आप इसको लिखेंगे चिल्ड्रंस, ठीक है, एस नहीं है वहाँ पे, जहाँ जिसके साथ एंड में एस होगा उसमें आप ऑलरेडी सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, जिसके एंड में एस होगा। मैन, ठीक है, तो मैंस, मेंस, ठीक है। चलो, मैंगो ट्री, अब आपका ये वाली बात आपको समझ में आ गई, ये क्लियर है कि सिंगुलर और प्लूरल जिसके साथ एंड में एस होता है तो आप अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, अगर एंड में एस नहीं होता तो आप एस अपोस्ट्रोफ लगाते हैं, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। बट इसके साथ एक्सेप्शन ये है कि प्लांट और मीन्स प्लांट और ट्रीज के साथ हम, मीन्स अगर हम लिविंग बींग्स के साथ अपोस्ट्रोफी या एस अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, नॉर्मल सा रूल ये है कि आप लिविंग बींग्स के साथ अपोस्ट्रोफी या एस अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, बट एक्सेप्शन इसके साथ ये आता है कि आप प्लांट और ट्री के साथ बिल्कुल भी अपोस्ट्रोफीज नहीं लगाते। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। क्या मुझे थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए या फिर स्पीड हमारी नॉर्मल है, इसी तरह से पढ़ा हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। जो भी बच्चे प्रेजेंट हैं अभी क्लास में, लाइक साहिल इज़ देयर एंड सुभाशीष इज़ देयर, ओके, द स्पीड इज़ फाइन। चलिए देखते हैं।
तो जो लिविंग बींग्स होते हैं आप उसके साथ अपोस्ट्रोफी और एस अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, बट इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन ओके, चलो, तो उसके साथ आपका रूल क्या है कि आप प्लांट्स और ट्रीज के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, ठीक है? तो अगर आपका लिखा है मैंगोस ट्री तो वो गलत होगा। अगर लिखा है रोज रोज प्लांट दैट विल बी रॉन्ग। आप लिखोगे मैंगो ट्री, ठीक है? रोज प्लांट मीन्स यू विल नॉट यूज अपोस्ट्रोफी देयर, ठीक है? ये हमारा करेक्ट फॉर्म है और ये हमारे गलत है। तो आप लिविंग बींग्स के साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एक्सेप्टेबल, मगर आप जो नॉन लिविंग मीन्स अगर आप प्लांट और ट्रीज के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गई? तो एग्जाम में दिखेगा अगर आपको कहीं पे इस तरह से, तो फटाफट कैंसिल कर दीजिएगा, वहां पे एरर है। नेक्स्ट, विथ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है? जब अभी मैंने आपको बताया कि लिविंग बींग्स के साथ ही आप अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ये बात मैंने आपको अभी बताई कि लिविंग बींग्स के साथ ही आप अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, मगर नॉन लिविंग बींग्स के साथ भी अपोस्ट्रोफी लगाया जाता है इन वन सिचुएशन व्हेन दे आर पर्सोनिफाइड। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पर्सोनिफाइड? पर्सोनिफाइड सिंपली मीन्स जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे आरबीआई के पॉलिसीज आई, तो आरबीआई एक नॉन लिविंग थिंग है, एक बॉडी है, मगर हम बोलेंगे आरबीआई का डिसीजन है, आरबीआई की पॉलिसीज हैं, आरबीआई का कि जो भी इश्यूज हैं, तो यहाँ पे क्या है, हम आरबीआई को एक तरह पर्सोनिफाई कर रहे हैं, एक तरह से पर्सन की तरह कंसिडर कर रहे हैं कि उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी पॉलिसीज है, उसकी इश्यूज हैं, ठीक है? तो जब हम जिस भी नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई करते हैं, उसको पर्सन की क्वालिटीज़ देते हैं, उसके मीन्स उसकी थिंकिंग, आरबीआई की थिंकिंग ऐसी है, आरबीआई की व्यूज़ ऐसे हैं, आरबीआई की पॉलिसीज़ ऐसी है, आरबीआई का डिसीजन ऐसा है, तो आप ये नॉन लिविंग थिंग को पर्सन की, एक इंसान की क्वालिटीज़ देते हैं, तब आप उसे बोलते हैं पर्सोनिफाइड, ठीक है? तो जब आप उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं मीन्स आप उसको लिविंग बीइंग कंसिडर कर रहे हैं, इन दैट केस यू कैन यूज अपोस्ट्रोफी और एस अपोस्ट्रोफी, ठीक है? क्लियर है? सो कंट्रीज पॉलिसी, अब कंट्री जो है नॉन लिविंग थिंग है, अगर मैं कंट्री की बात करूं तो दैट इज़ नॉन लिविंग थिंग। अगर हम कंट्री को एक तरह से माँ की तरह मानते हैं तो हम उनमें सारी क्या करते हैं, एक ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं, अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट, कंट्री के डिसीजंस, पॉलिसीज़, कंट्री के इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो कंट्री एक तरह से हमारे लिए पर्सोनिफाइड है, वो हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है, या फिर हमारा देश, हमारी हमारी जो भारत माता है। तो इस तरह से हमने पर्सोनिफाई किया है, इन दैट केस यू कैन यूज अपोस्ट्रोफीज, ठीक है? तो कंट्रीज पॉलिसीज, आरबीआई's ऑर्डर, गॉड्स क्रिएशन, यू हैव नॉट सीन गॉड बट यू पर्सोनिफाई हिम, आप मूर्ति में उनको देखते हैं, आप उनको पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, एग्जैक्टली तो उसके लिए आप अपोस्ट्रोफी, उनके लिए अपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। कोर्ट्स डेक्री, कोर्ट्स का डेक्री का मतलब होता है डिसीजन, ठीक है? मैं थोड़ा स्पीड लिखने की आदत है मुझे, तो वो वैसे ही राइटिंग हो जाती है। तो कोर्ट्स डेक्री मीन्स डिसीजन, तो डिसीजन यहाँ पे किसका, कोर्ट का डिसीजन यहाँ पे हम बोल रहे हैं, तो कोर्ट का डिसीजन, गॉड का क्रिएशन, आरबीआई का ऑर्डर, ठीक है? कंट्री की पॉलिसी। क्लियर है? सॉरी, ठीक है? नेक्स्ट, तो ये बात क्लियर हो गई, पर्सोनिफाइड के साथ अपोस्ट्रोफी लिखेंगे। चलिए, विद द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट, ठीक है? तो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट, जब आप टाइम और मेजरमेंट बताते हैं उसके साथ भी आप अपोस्ट्रोफी लिखते हैं, ठीक है? 1 माइल्स डिस्टेंस, 1 माइल का डिस्टेंस, 1 आवर का डीले, एक इन सम, ये भी नेक्स्ट में है, ओके? 5 मंथ्स टाइम, 5 महीने का टाइम, और 1 टन्स वेट, ठीक है? क्लियर? तो जब आप टाइम या मेजरमेंट बताते हैं, इतने घंटे का वेट, इतने ड्यूरेशन की, इतने महीनों के इंतज़ार, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, का यूज़ कर रहे हैं, की यूज़ कर रहे हैं, के यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपोस्ट्रोफी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो टाइम और मेजरमेंट के साथ यू कैन यूज़ अपोस्ट्रोफी, ये इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़े, चलो, तो ये बात क्लियर है। पर्सोनिफाइड के साथ आप पर्सोनिफाई करेंगे किसी नॉन लिविंग थिंग को, तब आप उसके साथ अपोस्ट्रोफी लिख सकते हैं। टाइम और टाइम बताएंगे या फिर मेजरमेंट बताएंगे, तब अपोस्ट्रोफी लिख सकते हैं। लिविंग बींग्स के साथ आप अपोस्ट्रोफी लिखेंगे ही, मगर प्लांट और ट्रीज के साथ आप नहीं लिखेंगे। क्लियर?
चलिए, ओके, इन सम फ्रेजेस, हम कुछ फ्रेजेस में भी अपोस्ट्रोफी लिखते हैं, ठीक है। कुछ फ्रेजेस में भी अपोस्ट्रोफीज होती हैं, जैसे मोजेस लॉ, Moses law, heaven's sake, duty's calls, justice sake, मीन्स जस्टिस के लिए, ड्यूटी का बुलावा, आपका आपकी जिम्मेदारी का बुलावा, भगवान के लिए, ठीक है। तो इस तरह से मोजेस लॉ, यहाँ कंट्री का लॉ एक तरह से बोल लो, तो क्या होगा यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, का, के, की। तो यहाँ पे पोजीशन बताने के लिए आप अपोस्ट्रोफी कुछ फ्रेजेस में भी लिखते हैं। तो फ्रेजेस अगर अपोस्ट्रोफी के साथ आते हैं तो वहाँ पे वो सही है, आप वहाँ पे अड़ मत जाना कि अरे ये तो नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे ये गलत है, वो फ्रेज है इसलिए वहाँ पे आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आके आपको कंफ्यूज करती है, तो छोटी मोटी सी चीज़ें लेट्स डिस्कस। देखो, मोहन एंड सोहन फ्लैट, एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर रही हूँ। मोहन एंड सोहन फ्लैट, अब देखो फ्लैट एक ही है, ठीक है, और मोहन का फ्लैट है और सोहन का फ्लैट है, तो पोजीशन बताने के लिए आपको अपोस्ट्रोफी यूज करनी पड़ेगी, और दोनों लिविंग बींग्स हैं, राइट। और यहाँ पे है मोहन एंड सोहन्स फ्लैट्स, ठीक है, मगर यहाँ पे मैंने फ्लैट देखा तो मुझे समझ में आ गया कि फ्लैट एक ही है, ठीक है, और मोहन और सोहन पक्का उसको शेयर करेंगे, क्योंकि मोहन का भी फ्लैट है और सोहन का भी फ्लैट है। मोहन और सोहन का फ्लैट है मीन्स दोनों पर्सन एक ही फ्लैट शेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो जब दो नाउन एक ही चीज़ को शेयर करते हैं, ठीक है, जब आपके पास दो नाउन हैं और दोनों एक ही चीज़ शेयर कर रहे हैं और ये दोनों का फ्लैट है, तो आपको पोजीशन बतानी है। तो आपको जब पोजीशन बतानी होगी और वहाँ पे शेयरिंग होगी, ठीक है, जो भी पोजीशन, जिसकी भी पोजीशन बता रहे हैं उसमें शेयर है, एक ही लोग शेयर कर रहे हैं, तो आप आखिरी वाले के साथ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, क्लियर। आप उसके पहले दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। अगर दोनों के बीच में शेयरिंग है, तो मोहन और सोहन दोनों का फ्लैट है, तो आप मोहन एंड सोहन्स फ्लैट करेंगे, ठीक है। जैसे करीना एंड करिश्मा फादर, अब करीना और करिश्मा के फादर कौन है, एक ही है, पता चलता है, इतना पता है कि दोनों सिस्टर्स हैं, तो उनके फादर आई थिंक रणधीर कपूर वही है, ठीक है। तो रणधीर कपूर है, तो दोनों के फादर सेम है, तो उन दोनों ने मीन्स उनके शेयरिंग एक ही है, एक ही फादर है, तो करीना एंड करिश्मास फादर, अंडरस्टूड। मगर जब दो लोग उस चीज़ को शेयर नहीं कर रहे, मीन्स दोनों का अपना अलग अलग है, ठीक है, दोनों की चीज़ें अलग अलग हैं, तब आप दोनों के साथ आप पोजेसिव यूज़ कर, अपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। मोहन्स एंड सोहन्स फ्लैट्स, तो मोहन का अपना फ्लैट है, सोहन्स का अपना फ्लैट है, इन दैट केस आप अलग अलग अपोस्ट्रोफीज यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर दोनों के बीच में शेयरिंग है, तब आप उसके साथ अपोस्ट्रोफीज नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी बात, कोई डाउट नहीं होगा। तो मोहन एंड सोहन्स का फ्लैट है, मीन्स वहाँ पे दोनों में शेयरिंग है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, सॉरी शेयरिंग नहीं है, तो उस केस में आप उनमें नहीं लगा सकते अपोस्ट्रोफी अलग अलग, ठीक है। तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जब आप पोजीशन की बात करेंगे और जब दो से ज़्यादा लोग उनको शेयर करेंगे, तो आप आखिरी वाले के साथ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। एग्जाम में आया था, अमिताभ वाला एंड अजिताभ's फादर आया था, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। यस, 3 पर्सन हो, 4 पर्सन हो, 10 पर्सन, चाहे जितने भी पर्सन हो, अगर वो लोग उस चीज़ को शेयर करें, सबका कॉमन है, तब आप आखिरी वाले के साथ ही अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है। मगर अगर वहाँ पे शेयरिंग नहीं है, सबकी अलग अलग बात चल रही है, देन इन दैट केस आप वहाँ पे अपोस्ट्रोफी सबकी अपनी अपनी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कार की बात हो रही है, मैं बोलूँ विराट्स कार, धोनीस कार, ठीक है, युवराज कार, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग कार हैं, उन सेट्स में मैं सबके साथ अपोस्ट्रोफी लगाऊंगी, ठीक है। मगर विराट कोहली इन सब पूरी टीम का गेम जो है, तो मैं आखिरी में जो भी पर्सन होगा उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा के गेम की बात करूँगी। ओके, क्लियर है सुभिशिश। चलिए नेक्स्ट, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मगर आप लाइव रहेंगे तभी उसका कोई मतलब है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कल मैंने आपको एक बात एक्सप्लेन की थी, कंपाउंड नाउन,
ठीक है, मैंने आपको बताया था जब दो नाउन, ठीक है, मैंने आपको कंपाउंड नाउन के बारे में कंपाउंड नाउन के बारे में चर्चा की थी कल हमने। याद है क्या बताया था मैंने कि जब दो नाउन एक साथ लिखे जाते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक नाउन एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। तो जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, जैसे कि गर्ल्स, स्टूडेंट, ये बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे एक जो है वो किसका फंक्शन कर रहा है, वो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, मतलब स्टूडेंट। स्टूडेंट कौन सी स्टूडेंट? गर्ल। तो गर्ल यहाँ पे एडजेक्टिव है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो यहाँ पे मेन नाउन है। तो आपको जब आपको कंपाउंड को प्लूरल करना होगा, तब आप मेन नाउन में एस लगाते हैं, प्लूरल करते हैं उसको, कि गर्ल स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बात आपको मैंने बताई थी। चलो, तो कंपाउंड नाउन के बारे में डिस्कशन किया था। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको कंपाउंड नाउन? कोई इसमें डाउट तो नहीं? बताइए साहिल एंड सुभाशीष। ओके, कंपाउंड्स में कोई डाउट है? यू वांट मी टू क्लियर, इसको ज़्यादा इलेबोरेट किया जाए या फिर इसको यहीं पे छोड़ दिया जाए? टेल मी। हाँ, बिल्कुल अवेलेबल नहीं हो आप स्टूडेंट्स, मतलब आई डोंट नो आप लोग क्यों पढ़ रहे हो। अगर आपने कोर्स भी लिया है तो क्लियर है, ओके। चलो ठीक है, आप लोग क्लास में टाइम से आइए। आई नो आपकी क्लास का थोड़ा सा स्केड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है, बट आपको नोटिफिकेशन तो आई जाती होगी, तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। बट हम कोशिश करेंगे, टेक्निकल टीम हमारी पूरी कोशिश करिए कि आपकी टाइम से क्लास हो जाए। इनफैक्ट मेरा भी मूड ऑफ हो जाता है जब मेरी क्लास लेट हो जाती है। ओके, इट्स क्लियर, ठीक है। तो बट हम कर लेंगे। तो कंपाउंड नाउन की बात हो गई, मगर अगर आपको कंपाउंड नाउन का पोजीशन बताना हो, ठीक है, व्हेन यू नीड टू टेल अबाउट द पोजीशन ऑफ अ कंपाउंड नाउन की कमांडर इन चीफ, तो यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन लगा के आपके दो नाउन को कनेक्ट किया गया है। कंपाउंड नाउन में प्रीपोजिशन लगा के भी आपके, एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि जब दो नाउन, ठीक है, एक दो बातें हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कंपाउंड की। मुझे सी प्रीपोजिशन, बीच में प्रीपोजिशन लगा के भी कंपाउंड नाउन को ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। जी, तो यहाँ पे दोनों आपके क्या हैं, यहाँ पे दोनों आपके नाउन है, ठीक है, और इनको एक जगह दोनों जगह आपको प्रीपोजिशन लगा के ज्वाइन किया गया है, ओके। नो, वी डोंट रिसीव एनी नोटिफिकेशन टुडे। आई नो साहिल, उस पर थोड़ा काम हो जाएगा, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा कि क्लास आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, तो आपका ग्रुप बन जाएगा, तो ज़्यादा आसान होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्लियर है? चलो देखो, जब आपके दो नाउन को प्रीपोजिशन से ज्वाइन किया जाता है, ठीक है, तो और उसके साथ अगर आपके दोनों नाउन सेम हो, जैसे लिखा है मैंने वर्ड फॉर वर्ड, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डोर टू डोर, ठीक है, तो जब आपके दो नाउन को प्रीपोजिशन से ज्वाइन किया गया है और वो दोनों वर्ड सेम है, तो इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, डोर टू डोर, वर्ड फॉर वर्ड, इनका जब दोनों नाउन आपके सेम हो और प्रीपोजिशन से ज्वाइन हो, तो उनका प्लूरल नहीं बनेगा। तो कभी कहीं एस यहाँ लगा दिया या एस यहाँ लगा दिया, डोर्स टू डोर, वर्ड फॉर वर्ड्स, तो वो गलत हो जाएगा, वो सेम फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, कमांडर इन चीफ, जब आपके नाम मीन्स आपके जो दोनों नाउन अलग हैं, ठीक है, जब दोनों नाउन अलग हैं तो उसमें कमांडर इन चीफ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फॉर एग्जांपल,
ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो कमांडर इन चीफ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे प्रीपोजिशंस के साथ इन्हें ज्वाइन करके लिखा गया है, दो नाउन को कंपाउंड बनाया गया है, दोनों वर्ड्स अलग है। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, इसमें आपको ध्यान देना होगा कि आप किसकी बात करें। कमांडर इन चीफ में से मेन वर्ड क्या है, चीफ इंपॉर्टेंट है या कमांडर इंपॉर्टेंट? ऑफकोर्स हम बात करें कमांडर, कैसा कमांडर? इन चीफ, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो कैसे मेंबर्स? पार्लियामेंट के मेंबर्स, ठीक है। तो क्या होगा इसका मेन, हम बात किसकी कर रहे हैं? मेंबर्स की कर रहे हैं, और यहाँ पे किसकी कर रहे हैं? कमांडर की कर रहे हैं, राइट। तो जिसकी हम बात करेंगे, जो हमारा मेन वर्ब होगा, आप उसी के सामने एस लगा के उसे प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको जो कंपाउंड नाउन है प्रीपोजिशन के साथ जॉइंट है, तो आप लिखेंगे कमांडर्स इन चीफ एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। दैट्स क्लियर। ये आपका नंबर का था, ये आपका कल टॉपिक में रह गया होगा, तो ये आपका नंबर का पार्ट है कि अगर आपको कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना होगा तो आप मेन वर्ड को प्लूरल बनाएंगे। अगर आपके प्रीपोजिशन से जॉइंट है और दोनों सेम वर्ड है तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। अब वही बात करेंगे कंपाउंड नाउन की पोजिशन की। अब हम बात करेंगे कंपाउंड नाउन की पोजीशन की। क्लियर है? आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको वही बात करनी होगी कि कंपाउंड नाउन की पोजीशन की, तो कंपाउंड नाउन की पोजीशन की जब भी हम बात करेंगे तब आप हमेशा उसके एंड में लगाते हैं पोजेसिव, ठीक है। अपोस्ट्रोफी लगा के आप उसके एंड में अपोस्ट्रोफी लगा के उसका पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। उसका जेनेटिव केस बनाते हैं। कमांडर इन चीफ्स कार, अगर आपको एग्जाम में मिलता है कमांडर्स इन चीफ कार, तो वो गलत होगा, कमांडर इन चीफ्स कार, ठीक है। तो आप जब आपको कंपाउंड को आपको पोजीशन बताना होगा तब आप उसके एंड में लिखेंगे, ठीक है। सन इन लॉस रूम, सन इन लॉ का रूम, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स डिसीजन। आई थिंक दिस इज क्लियर। सुबश्री साहिल, दिस टॉपिक इज क्लियर। तो कंपाउंड नाउन का ऑलमोस्ट हमने पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया है ओवरऑल। मैंने आपको ब्रीफ भी कर दिया और पोजीशन भी बता दिया है। तो आई होप आप इसमें गलती नहीं करेंगे। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको हर बुक में मिल जाएंगे, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखे जाते हैं, कई बार नहीं, इनफैक्ट हर बार हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। चलो, अपोस्ट्रोफी विथ एब्रीविएशंस, ठीक है। तो जो एब्रीविएशंस होते हैं जैसे बीजेपी, यूएनओ, तो ये क्या है? एब्रीविएशंस है, मींस यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, तो उसके साथ भी आप अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आएगा अपोस्ट्रोफी दिखा हुआ तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम उसको क्या कर रहे हैं, एक तरह से पर्सोनिफाई भी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का डिसीजन है, बॉडी है, पर्सोनिफाइड है। यूएनओ भी एक बॉडी है, नॉन लिविंग थिंग है, बट पर्सोनिफाइड है। तो यहाँ पे जो आपके एब्रीविएशंस होंगे आप उसके साथ भी क्या कर सकते हैं? अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउन इन अपोजिशन। व्हाट इज नाउन इन अपोजिशन? नाउन इन अपोजिशन का मतलब होता है जब आपका नाउन लिखा होता है, जैसे इट इज टैगोर, ठीक है। तो टैगोर आपका नाउन है और वहाँ पे कॉमा लगा के उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी जाए, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं हो मगर वहाँ पे उसके बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हो, तो उसे हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन, ओके। जब आप एक नाउन के बारे में कॉमा लगा के उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, कॉमा लगा के, देन अगेन आप उसको सेंटेंस को स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ टैगोर द पोएट्स हाउस, ठीक है। ये टैगोर है, पोएट का घर, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? इट इज़ टैगोर द पोएट्स हाउस मीन्स यहाँ पे टैगोर के बारे में कि उसका घर है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो नाउन इन अपोजिशन की जब बात होगी, जब वहाँ पे उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? आप कहाँ पे लगाएंगे? आप टैगोर के साथ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे या फिर पोएट के साथ अपोस्ट्रोफी से लगाएंगे? क्या करेक्ट होगा? इट इज़ टैगोर द पोएट्स हाउस। तो आप नाउन इन अपोजिशन जो इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इसमें अपोस्ट्रोफीस लगाएंगे, आप नाउन के साथ यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। इट इज़ टैगोर द पोएट्स हाउस, अंडरस्टूड। मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाली हूँ गाइस, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस की आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात आपको?
तो एब्रिविएशंस के साथ मीन्स जहाँ पे एब्रिविएशंस की बात होगी, शॉर्ट फॉर्म्स होंगे उसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगते हैं, और नाउन एंड एपोजिशन में जो हमारी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है आप उसके साथ अपॉस्ट्रोफीज लगाएंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चंस देखें, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखें, तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं, तो इस पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने नाउन कंप्लीट करना है इस वीक, मैंने नाउन और प्रोनाउन दोनों खत्म करना है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन अच्छे खासे बड़े चैप्टर्स हैं, बट उसका जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो आपको पढ़ा रही हूँ। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो हम नाउन को 1 वीक या 2 वीक तक भी पढ़ सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। मगर आप लोग बेसिक स्टूडेंट नहीं हैं, आपने प्री दिया हुआ है, मेंस की बैच है, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कंपेयर द थिंग्स ऑफ सेम नेचर। सी, ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने तो देखे ही होंगे, प्री में कई बार आते हैं। जब हम दो चीज़ों, सेम नेचर की दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जैसे दिस हाउस इज एज बिग एज मोहित। ठीक है, कि अगर यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, किसको कंपेयर कर रहे हैं? हाउस को, कि ये घर उतना ही बड़ा है जितना ये घर। हम हिंदी में बोलते हैं ये चेयर उतनी ही अच्छी है जितनी वो चेयर, ये पेन उतना ही अच्छा है जितना ये वाला पेन, ये कार उतनी ही फास्ट है जितनी ये वाली कार। तो हम दोनों सेम नेचर की चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तभी हम कहते हैं उतना ही जितना ही। राइट, एज एस का स्ट्रक्चर लेते हैं हम, इसमें इसको एडजेक्टिव में डिस्कस करेंगे, एज एस सो एस वाली चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। तो टेंशन मत लो, आपके जितने भी डाउट्स हैं धीरे धीरे क्लियर होते चलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। तो जब हम सेम नेचर की चीज़ों को कंपेयर करते हैं, क्या स्ट्रक्चर लगा के, एज एस या सो एस करके। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? देखो, दिस हाउस इज एज बिग एज मोहित, तो क्या ये घर उतना ही बड़ा है जितना मोहित बड़ा है? तो यहाँ पे गड़बड़ हुई कि घर उतना ही बड़ा है जितना मोहित बड़ा है, तो यहाँ पे आपको मिसिंग लग रहा है कुछ, कि यहाँ पे तो कंपैरिजन मोहित के साथ हो रहा है, जो कि गलत है। मुझे कंपैरिजन करना है मोहित के घर से। राइट, तो यहाँ पे मैं अपोस्ट्रोफी लगा के उसको करेक्ट कर सकती हूँ। दिस हाउस इज एज बिग एज मोहित, यहाँ पे मोहित, मोहित के साथ अपोस्ट्रोफी आ रहा है, वो बता रहा है कि मोहित का घर, ये घर उतना ही अच्छा है जितना मोहित का घर। इन दैट केस अपोस्ट्रोफी लगा के हम उसे करेक्ट कर सकते हैं, मगर अगर यहाँ पे मोहित लिखा रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। ओके, दिस हाउस इज एज बिग एज दैट ऑफ मोहित, तो इससे अगर आप वहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, या फिर ऑफ पैटर्न लगा के भी कह सकते हैं कि घर उतना ही अच्छा है जितना मोहित का, दैट ऑफ मोहित, तो दैट इज करेक्ट। जब आप दो सेम नेचर की चीज़ों को कंपेयर करेंगे, तो आप या तो उस पर अपोस्ट्रोफी लगा के उस पर ठीक करेंगे, या तो आप ऑफ पैटर्न लगाएंगे। ठीक है, दिस हाउस इज एज बिग एज मोहित, तो गलत हो गया, एज दोस्त ऑफ मोहित। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोहित की, तो आप यहाँ पे दोस्त नहीं लगाएंगे, दैट ऑफ मोहित। आप सिंगुलर चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तो करेक्ट होगा फॉर्म कि दिस हाउस इज एज बिग एज मोहित, या दिस हाउस इज एज बिग एज। हिज कार्स आर एज ब्यूटिफुल एज माई, तो ये कार उतनी ही ब्यूटीफुल जैसे कि मैं। कंपैरिजन बना? नहीं बना, हमें कंपैरिजन करना है दो सेम चीज़ों में, तो माई तो गलत हो जाएगा, इनकम्प्लीट है। तो मैं बोल सकती हूँ माई कार्स, दिस कार, हिज कार्स आर एज ब्यूटीफुल एज माई कार्स, मेरी कार जितनी उसकी कार सारी ब्यूटीफुल है, तो करेक्ट है। मैं बोल रहा हूँ हिज कार्स आर एज ब्यूटीफुल एज माइन, तो आपका माई का जो पोजिशन होता है उसको आप माइन लिख सकते हैं, इसको हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे। ये क्या है? ये प्योर पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, जिसके साथ आगे कभी भी नाउन या फिर वर्ब प्लस आईएनजी नहीं आता। ठीक है, पढ़ेंगे इसको अभी हम प्रोनाउन में। तो जब माइन है, क्या है? माइन जो है प्योर पोजेसिव प्रोनाउन है, जो बोल रहा है कि ये कार उतनी ही, ये कार उतनी ही अच्छी है जितनी मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे पोजिशन बता रहा है, तो इन दैट सेंस इट इज करेक्ट। मगर माई जो है, आपको यहाँ पे क्या चाहिए था? आपको यहाँ पे नाउन चाहिए था, तो इसलिए गलत है, यहाँ पे नाउन नहीं है। His cars are as beautiful as that of mine, या फिर those of mine, तो ऑफकोर्स those of mine आप यहाँ पे प्लूरल चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं।
ठीक है। तो जब दो चीज़ों में कंपैरिजन होगा सेम नेचर का, तो आपको वहाँ पे पोजीशन यूज़ करना होगा या तो ऑफ पैटर्न यूज़ करना होगा, आप वहाँ पे इनकम्प्लीट नहीं लिख सकते। ठीक है, ये तो आपने एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखे होंगे और आपने करेक्ट भी कर दिए होंगे प्री में। चलिए नेक्स्ट, ऑफ पैटर्न। जी, मुझे एक चीज़ पता है कि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्री दिया है, उनका मैथ्स अच्छा होता है, रीजनिंग अच्छी होती है, उस वजह से भी उनका प्री क्वालिफाई हो जाता है और उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट्स, यू नीड टू टेल मी, ठीक है, मुझे देखना है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को कितनी बेसिक चीज़ें मुझे पढ़ानी है या फिर चीज़ें कितनी ज़्यादा आपको कम पढ़ानी है। तो आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा। आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं, जैसे आप लाइव नहीं देख रहे, वीडियो देख रहे हैं, तो यू नीड टू टेक्स्ट मी, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, एंड यू नीड टू टेल मी कि मैम हमें थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैं आपके आर्ट्स बढ़ा के आपको पढ़ाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपको बताना पड़ेगा। हमारा जो मेन मोटो है, हमारा जो मेन मुद्दा मीन्स हमारा जो मेन गोल है, वो है अच्छे मार्क्स स्कोर करना। और अगर आपने मेंस का बैच लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एकदम हाई जा पढ़ा दूं कि आप मेंस के बच्चे हैं। नहीं, मुझे ये समझना होगा कि मेरे बच्चों की मीन्स मेरे जो स्टूडेंट, उनकी नीड क्या है, किस तरह से उनको इंग्लिश पढ़नी है। ओके, तो सुबहशीष की इंग्लिश वीक है, तो सी सुबहशीष इज टेलिंग मी, सो यू नीड टू टेल मी, यू गाइस यू नीड टू टेल मी कि आपकी इंग्लिश वीक है, तो मैं आपको कोशिश कराऊंगी कि मैं कैसे आप लोगों को वर्क कराऊँ कि आपके इंग्लिश में स्कोर बढ़ जाए। सुबशीष, हम चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे हैं, मैं बेसिक चीज़ें भी अब बता के चलूँगी। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे बताना होगा। कई स्टूडेंट्स को होता है कि मैम आप तो हम मेंस के स्टूडेंट हैं, हमें तो आप इतना बच्चों वाली चीज़ें पढ़ा रहे हैं, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी इंग्लिश सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके मेंस के लिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं सुबशीष, हम बेसिक्स को भी लेके चलेंगे, थोड़ा मैं और इलेबरेट करके आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है, चलिए आगे। ऑफ पैटर्न, ऑफ पैटर्न की अगर हम बात करें, देखो मैंने आपको ये बात बताई है कि लिविंग बींग्स के साथ जो है आप अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स की का भी तो अपोस्ट्रोफी मीन्स उनका भी तो पोजीशन होता है। जैसे हम बोलेंगे कि गाड़ी के पहिए, ठीक है, और हम बोलेंगे और भी बोल सकते हैं, कुछ भी पोजीशन बता सकते हैं कि ड्रेस की लेसेस, ठीक है, या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स की पोजीशन कि ये उसका पार्ट है। तो नॉन लिविंग थिंग्स को की पोजीशन बताने के लिए आप ऑफ पैटर्न लिखते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स की पोजीशन बताने के लिए आप ऑफ पैटर्न यूज़ करते हैं। और दूसरी रीज़न जो है, आप ऑफ पैटर्न कब यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, दूसरी चीज़ टू अवॉइड कॉन्जिक्यूटिव यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी। अगर आपको कोई चीज़ अपोस्ट्रोफी बतानी है और लगातार आप अपोस्ट्रोफी 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 लिखेंगे, तो उस सेंटेंस की ग्रेस को ख़राब कर देगा। ठीक है, तो उनकी ग्रेस को मेंटेन करने के लिए आप वहाँ पे क्या करते हैं, आप ऑफ पैटर्न लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं पहले नॉन लिविंग थिंग का। अब मैं बोलूँ टेबल्स लेग, ठीक है, टेबल के पैर, तो यहाँ पे टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, टेबल आपका नॉन लिविंग थिंग है, तो आप उसके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते। ठीक है, आप लिखोगे लेग ऑफ द टेबल, तो आप लिखोगे ऑफ पैटर्न कि टेबल का पैर, तो टेबल का पैर बताने के लिए आप वहाँ पे ऑफ लिखेंगे। अंडरस्टूड। ड्रेस कलर, तो ड्रेस आपकी नॉन लिविंग थिंग है और उसका कलर, अगर आपको ड्रेस का कलर बताना है तो वो नॉन लिविंग थिंग है, तो आप ऑफ पैटर्न लिखेंगे कलर ऑफ द ड्रेस। ठीक है, तो इंग्लिश को इस तरह से बोलना स्टार्ट कीजिए, आपको एग्जाम में गड़बड़ नहीं होगी, गलतियां नहीं होंगी। अंडरस्टूड। तो टेबल्स लेग है, तो लेग ऑफ टेबल, ड्रेस कलर, तो कलर ऑफ द ड्रेस। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आप क्या लिखेंगे, ऑफ पैटर्न। नेक्स्ट पॉइंट कि टू अवॉइड कॉन्जिक्यूटिव यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी, तो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स बार बार अपोस्ट्रोफी का यूज को हटाने के लिए आप ऑफ पैटर्न लिखते हैं। एग्जाम्पल, अमिताभ सन्स डॉटर आराध्या, मैं बोलूँगी अमिताभ के बेटे की बेटी है आराध्या। ठीक है, तो कितना अपोस्ट्रोफी लगाए, अमिताभ सन्स डॉटर आराध्या, तो यहाँ पे 2 बार अपोस्ट्रोफी लगा दिया हमने, तो यहाँ पे उसकी सेंटेंस की ग्रेस खत्म हुई, मज़ा नहीं आया लिखने में, तो आप लिखेंगे अपोस्ट्रोफी, आराध्या द डॉटर ऑफ अमिताभ सन। ठीक है, आराध्या द डॉटर ऑफ अमिताभ सन, तो आपने ऑफ पैटर्न लगाया और वहाँ पे सेंटेंस की ग्रेस को मेंटेन किया, आपने अपोस्ट्रोफी लगाई, मगर वहाँ पे 2 के अपोस्ट्रोफी के लिए आपने एक ऑफ लगा दिया, तो वहाँ पे भी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। मीन्स अगर आप 2 अपोस्ट्रोफी लगातार देख रहे हैं जहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं है, मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दोनों की
कुछ अलग अलग चीज़ें। अब अमिताभ सन्स डॉटर, अमिताभ की सन, अमिताभ के बेटे की डॉटर, ये वाली मीनिंग आ रही है, इसलिए आप वहाँ पे डबल अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई आई थिंक आपको। आपको इन दोनों बातों में कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स? बताइए जो भी अभी वीडियो को देख रहे हैं। यस, आप देखो ऑफ लिख सकते हैं, मगर वहाँ पे भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। आप हर चीज़ को बार बार नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए। नाउन प्रिसीडेड बाय दिस दैट दीज और दोज, आई थिंक ये विजिबल है। यस, ठीक है। जो नाउन जिसके साथ इसके पहले दिस आता है, दैट आता है, दीज या फिर दोज आता है, उसके साथ आप क्या लिखेंगे? ऑफ पैटर्न। ठीक है, तो जब दिस दैट दीज दोस होगा नाउन के पहले, तो उसके बाद ऑफ ही आएगा, उसके बाद आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस मैन्स कार, तो ये गलत है। द इसका करेक्ट होगा द कार ऑफ दिस मैन। ओके, दैट हाउस की, दैट हाउस की, तो इसके पहले क्या आ गया? दैट आ गया। आपका हाउस क्या है? एक नाउन है, और नाउन के पहले आपका यहाँ पे क्या आया है? दैट। तो दैट के बाद आपका जो नाउन होगा उसके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लिखेगा, रहेगा। आप लिखोगे दैट द की ऑफ द हाउस। ओके, आप लिखेंगे द की ऑफ दैट हाउस। फैमिलीज मेंबर, ठीक है, फैमिलीज मेंबर्स गलत होता है, आप लिखेंगे द मेंबर्स ऑफ फैमिली। क्लियर? द मेंबर्स ऑफ फैमिली। तो ये बात क्लियर हो गई। अपोस्ट्रोफी जेनेटिव केस हमने डिस्कस कर लिया है ऑलमोस्ट। तो जेनेटिव केस में हमने ये बात डिस्कस की है कि जो लिविंग बींग्स होंगे उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और जो नॉन लिविंग बींग्स होंगे उसके साथ हम ऑफ पैटर्न लगाएंगे। अगर दोनों में शेयरिंग है तो लास्ट वाले के साथ अपोस्ट्रोफी लगेगा, अगर दोनों में शेयरिंग नहीं, अलग अलग सबके हैं, तो सबके अलग अलग अपोस्ट्रोफी लगेंगे। सेंटेंस की ग्रेस को मेंटेन करने के लिए हम बार बार अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे जो हम कुछ और बोलना हो। ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, आप ऑफ पैटर्न लिखेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ को पर्सोनिफाई किया जाएगा तभी भी आप अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, क्योंकि आप उसको पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। प्लांट और ट्रीज के साथ आप अपोस्ट्रोफी नहीं यूज़ करते। ठीक है, ओवरऑल रिविजन हो गया। चलिए कुछ थोड़ी बहुत और चीज़ें पढ़ लेते हैं ताकि हमें टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, तो वी विल I am like confused. 35, 36. Okay, I have this last slide जो हमें डिस्कस करनी है। तो एक लास्ट स्लाइड है, डिस्कस करते हैं उसे। चलो, सीज़न। जब हम सीज़न की बात करते हैं तो अब विंटर डे और विंटर्स डे हम दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट सीज़न, मतलब अगर हम विंटर की बात करेंगे तो अब विंटर डे या विंटर्स डे कहा जा सकता है। ठीक है, मीन्स विंटर्स के साथ आप अपोस्ट्रोफी लिख सकते हैं, दोनों में करेक्ट होगा। ठीक है, समर के साथ भी आप समर या अ समर डे या फिर समर्स डे कह सकते हैं। मीन्स आप विंटर्स और समर्स के साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, मगर आप ऑटम और स्प्रिंग के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। स्टूडेंट्स इसका ध्यान रख लेना। ये आपका इंग्लिश का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप समर्स के साथ और विंटर्स जो नॉर्मल रेगुलर सीजन है, जो बड़े बड़े सीजन हैं, उनके साथ आप लगा सकते हो अपोस्ट्रोफी, मगर आप जो विंटर स्प्रिंग है और ऑटम है उसके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लिखोगे। आप लिखोगे ऑटम डे, ऑटम्स डे नहीं होगा। स्प्रिंग डे हो सकता है, स्प्रिंग्स डे नहीं होगा। मगर जब आप अपने ऑटम को पर्सोनिफाई करेंगे, ऑटम रिटर्न्स, ऑटम्स रिटर्न मतलब एक जैसे इंसान आता है, ऑटम वैसे नॉन लिविंग थिंग है, मगर जैसे इंसान आता है कि वो वापस आ रहा है, इस सेंस में आप पर्सोनिफाई कर रहे हैं, तब आप लिख सकते हैं।
जब आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई करेंगे तब आप अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, मगर अगर आप वहाँ पे कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं है तो आप स्प्रिंग और ऑटम के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, नाउन विद द सेकेंड नाउन, विदाउट द सेकेंड नाउन। देखो द बेकर्स, अब यहाँ पे लिखा है द बेकर्स, अब द बेकर्स के साथ लगा है अपोस्ट्रोफी यहाँ, और इसके बाद सेकेंड नाउन नहीं है, द बेकर का क्या, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड नाउन मिसिंग है, राइट, यहाँ पे सेकेंड नाउन जो है मिसिंग है, मगर यहाँ पे लगा क्या हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है अपोस्ट्रोफी। तो यहाँ पे द बेकर की क्या होगी, ऑफकोर्स द बेकर्स की शॉप होगी, ठीक है, द बुचर्स का एरिया होगा, या फिर द केमिस्ट की शॉप होगी, द फ्लोरिस्ट की भी शॉप होगी, अपनी इन सब की शॉप होगी। तो आप कई नॉर्मली क्या होता है कि सेकेंड नाउन को मिस कर सकते हैं, वहाँ पे कोई गलती नहीं होगी। तो आप इस तरह से जब जिसकी शॉप की जगह किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, दैट मीन्स कि आप उसकी प्लेस के बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट इट एट द केमिस्ट, कि मैंने यहाँ पे मैंने ये जो है केमिस्ट की शॉप से लिया है। तो अगर केमिस्ट के साथ अपोस्ट्रोफी है, इन दैट सेंस यू कैन अवॉइड द सेकेंड नाउन, बट अगर वहाँ पे नहीं है अपोस्ट्रोफी तो आप लिखोगे केमिस्ट, तब आप लिखोगे केमिस्ट शॉप, ठीक है, कि आपने केमिस्ट शॉप से लिया है। मगर अगर वहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं है तब आप ऐसे लिखोगे, अगर अपोस्ट्रोफी है तो आप सेकेंड नाउन को मिस कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार आता है। तो सीजन में समर्स और विंटर्स के साथ आप लिख सकते हैं अपोस्ट्रोफी, पॉजिटिव बना सकते हैं अपोस्ट्रोफी लगा के, मगर स्प्रिंग और ऑटम का नहीं करेंगे। और अगर इस टाइप के जो नाउन है जिनके साथ शॉप या पर्टिकुलर प्लेस की बात करें, जो आपको पता है इम्प्लाइड है कि बेकर की शॉप ही होगी, बुचर की शॉप होगी, केमिस्ट जो आप पर्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे, या फिर फ्लोरिस्ट की शॉप होगी, तो आप अपोस्ट्रोफी लगा के उसको छोड़ सकते हैं, वो इनकम्प्लीट नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी एरर नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो चलिए अब हम अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। कल हम अपना नाउन कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। टेंस के जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको आज, तो आप वो मिल चुकी होगी आई थिंक आप लोगों को, या मिल जाएगी, आई डोंट नो कि अपलोड हुई है या नहीं हुई है, वो आपको आज मिल जाएगी एनी केस। और आपकी कल हम नाउन कंप्लीट करेंगे, तो नाउन चैप्टर आपको पूरा ओवरऑल रिवाइज करना है। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे कल हम 5 o'clock, तैयार रहेगा। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।